everyone. This is Advocate Priyanka, and today we are going to discuss a very important topic about Constitution. That is, what is the nature of Indian Constitution? इसी क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है आपसे. या तो आपसे पूछ लिया जाएगा what is the nature of Indian Constitution, या आपसे पूछ लिया जाएगा Indian Constitution is quasi federal, justify this statement, और it is unitary और it is federal. आपको अपने हिसाब से इसको आंसर को मोल्ड करना है. देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो हमें बताने हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ये वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. और इसका जो नेचर की अगर हम बात करें तो इट कैन बी यूनिटरी, इट कैन बी कॉल्ड एज फेडरल. इसको हम यूनिटरी भी बोलेंगे, इसको हम फेडरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनिटरी के भी फीचर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर फेडरल के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं. अगर हम बात करें यूनिटरी की, तो यूनिटरी का मतलब है जहां पर आपका जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है. मगर फेडरल का मतलब क्या होता है? जहां पर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है उसको हम कहते हैं फेडरल. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल के फीचर्स ज़्यादा हैं या यूनिटरी के फीचर्स ज़्यादा हैं, या क्या हम इसको बोल सकते हैं, उसी चीज़ का निष्कर्ष निकालेंगे इस आंसर के एंड में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल क्यों कहलाता है. सबसे पहले जो है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये तो सबसे पहले तो इसमें एक रिटन का फीचर है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमारी जो पावर्स हैं वो सेंटर एंड स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट थी, दोनों में इक्वली डिवाइडेड थी. सेंटर को नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स दिए गए थे, स्टेट को स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट दिए गए थे. इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोई चीज़ लिखी होती है तो उसकी मान्यता ज़्यादा होती है इंस्टेड ऑफ ओरल चीज़ों के. इस वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन किया गया ताकि कहीं पर भी डिस्प्यूट हो, कहीं पर भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को देख के उसको क्लियर किया जा सकता है. फेडरल में डिस्प्यूट्स होने के, क्लैशेस होने के पूरे चांसेस होते हैं. अगर गवर्नमेंट एक ही के हाथ में है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही को रन करना है, तो डिस्प्यूट्स का तो कोई मतलब ही नहीं था. इस वजह से फेडरल था, इसी वजह से इसको रिटन रखा गया. दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशन को केसी वेयर ने बोला कि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड जहां पर फेडरल गवर्नमेंट होती है. जहां पर भी फेडरल गवर्नमेंट है वहां पर हमें सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए होती है, और वो सुप्रीम अथॉरिटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक सही फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट. पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन होना मस्ट है, दूसरा उसका रिटन होना मस्ट है. तीसरा है रिजिडिटी. कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो रिजिड बहुत है. इट कैन बी अमेंडेड बट इट इज़ नॉट ईजी टू अमेंड करना काफ़ी आसान है. आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी. इतना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है. देन ओनली यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई थी वो 2023 में हुई थी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में वुमेन सीट्स को रिजर्व किया गया था. टिल नाउ बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, अराउंड 106 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और सबसे पहली जो अमेंडमेंट हुई थी वो 1951 में हुई थी. इसके अलावा जो अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स है, जो कोर्ट की अथॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शल है, क्योंकि एक फेडरल गवर्नमेंट को रन करने के लिए इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी वजह से जुडिशरी को हमारा इम्पार्शल बनाया गया है. दीज आर द फ्यू फीचर्स विच मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि फेडरलिज्म है, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाले फीचर्स हैं. बट आज भी हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल ना कह के यूनिटरी कहने पे मजबूर हो जाते हैं. ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं? इसमें सबसे पहला जो फीचर है जो उसको बनाता है वो बनाता है कि आज भी हमारे देश का जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के ज़रिए, एंड आंसरेबल होता है वो प्रेसिडेंट के सामने. गवर्नर को एसेंट चाहिए होता है प्रेसिडेंट का बहुत सारे मैटर्स में. काफ़ी सारे मैटर्स में जो गवर्नर होता है उसको प्रेसिडेंट से राय लेनी पड़ती है किसी भी चीज़ को यस या नो करने से पहले. तो इससे पता चलता है सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा मायने रखती है देन स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन. दूसरा, पार्लियामेंट का जो पावर है लेजिस्लेट करने का नेशनल इंटरेस्ट का, वो हमेशा पार्लियामेंट के हाथ में रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कभी भी नहीं जाता. तो कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती है.
इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ही पावर है नई स्टेट फॉर्म करने का, पुरानी स्टेट डिसॉल्व करने का, उसको ऑल्टर करने का, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस। उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारे 3 तरीके की इमरजेंसी आती है। नेशनल इमरजेंसी, आपकी प्रेसिडेंट्स रूल जिसमें लगता है, और फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें आपकी जो इमरजेंसी होती है 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 352, 354 एंड 360 3 तरीके के प्रोविजंस में इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 352 तब लगता है जब हमारे देश में कोई वॉर की या एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, उस केस में हमारा आर्टिकल 352 लगता है। इसके अलावा हमारी इमरजेंसी लग जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल होने पर, जिसको हम आर्टिकल 356 के अंडर कंसिडर करते हैं। और तीसरी इमरजेंसी है हमारे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 के अंडर लगती है। 360 में हमारे देश में फिनेंशियल इमरजेंसी लगती है। आज तक हमारे देश में जो 352 के अंडर जो नेशनल इमरजेंसी लगी है, वो देश में हमारे 3 बार लगी है। इसके अलावा जो 356 के अंडर लगी है, वो 134 बार लगी है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में नहीं लगी है। तो ये जो है चीज़ें, ये आपको बनाती है कि हमारे देश में सारी इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है। तो यहाँ पर अगेन डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस 3 चीज़ों को लेके हम कह सकते हैं कि हमारे देश में यूनिटरी के फीचर्स भी हैं। तो इस तरीके का टसल रहता ही है। एक और पॉइंट भी है कि जितनी भी बाहर से ग्रांट सी एड आता है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो है स्टेट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मिला के हम ये कह सकते हैं कि ना ही तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली यूनिटरी है, ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली फेडरल है। तो इसीलिए हमने इसको क्वाजी फेडरल का दर्जा दे दिया है। हमने इसको ये कह दिया है कि इट इज़ नाइदर यूनिटरी नॉर फेडरल, इट इज़ क्वाजी फेडरल। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज क्वाजी फेडरल। आई होप आपको ये पॉइंट्स जस्टिफाइड लगे होंगे, आपको ये समझ आएंगे, और आप इसके अपने सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि आप लिख के लिए लिखना आसान हो। थैंक यू सो मच।